और जो अभी का हमारा टॉपिक है, मैं उसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करता हूँ दोनों ईयर्स का। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक की बेसिस पे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, और हर साल आते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि इस टॉपिक की बेस से आपके सवाल ना आए। टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेरे पास ग्राफ। यहां पर मैं कोई एसटी ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं वीटी ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली प्योरली ग्राफ की बात कर रहा हूं कि ग्राफ अगर आए तो कैसे होता है ग्राफ। अच्छा, अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ के पास हमेशा दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये आगे जी मेरे पास एक ग्राफ थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जितने भी ग्राफ आप लोगों ने देखे होंगे उसमें यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही होती है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पे क्या चीज प्लॉट की जाती है, वाई एक्सिस पे क्या की जाती है? तो एक बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट चीज प्लॉट होती है, जबकि वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट चीज प्लॉट होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि लेट्स से हमारे पास 3-4 ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, फिर देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और इवेंचुअली देख लेते हैं करंट और पोटेंशियल के ग्राफ को। अच्छा, बल्कि इसको मैं यहां पर नहीं लिखता, ये आप लोग खुद डिसाइड करें कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। तो मैं कहता हूं पहला ग्राफ है मेरे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अब वेलोसिटी और टाइम में से डिसाइड करें कि कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है और कौन सी चीज डिपेंडेंट है। तो इसमें अगर टाइम को देखा जाए यहां पे, तो टाइम हमारे पास क्या है, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए टाइम को हम एक्स एक्सिस पे कर देंगे और वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे कर देंगे। अगली चीज है डिस्टेंस टाइम की बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी अगेन टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो टाइम एक्स एक्सिस पे आ गया और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल और करंट के ग्राफ की बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है। तो मेरा आपसे सवाल यह होगा कि आप पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो करेगा या करंट देंगे तो पोटेंशियल फ्लो करेगा? तो आई होप कि आप सबने यही बोला होगा कि पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो करेगा। तो इसमें पोटेंशियल क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। तो इसलिए पोटेंशियल को हम एक्स एक्सिस पे कर देंगे और करंट को हम वाई एक्सिस पे कर देंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या प्लॉटिंग के एक्स एक्सिस पे हम क्या चीज प्लॉट करते हैं, वाई पे क्या प्लॉट करते हैं। सेकंड जो चीज आती है ग्राफ में वो आती है कोई भी लाइन जो ग्राफ में पड़ी होती है। लाइन इस तरह की भी हो सकती है, लाइन इस तरह की भी हो सकती है, लाइन इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन एक लाइन जरूर ग्राफ में मौजूद होगी। उस लाइन का नाम होता है स्लोप, या उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उस लाइन का नाम होता है स्लोप या ग्रेडियंट। और आखिरी चीज एक ग्राफ में होती है कि स्लोप के अंडर एक एरिया होता है, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, तो ये है बेसिकली ग्राफ का इंट्रोडक्शन। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि ये कोई डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, ये सिंपली ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट चीज प्लॉट करते हैं, वाई पे हम डिपेंडेंट चीज प्लॉट करते हैं। ग्राफ की एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, और ग्राफ के एक एरिया अंडर द कर्व होता है जो कि कहलाता है एरिया अंडर द कर्व। अब हम आगे जाते हैं और डिस्कस करते हैं स्लोप को और एरिया अंडर द कर्व को।
सबसे पहले बात करते हैं स्लोप की, कि स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है। तो स्लोप या ग्रेडियंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट के बारे में कहा जाता है कि स्लोप और ग्रेडियंट जो है वो है हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस पर चेंज इन एक्स एक्सिस। यानी कि स्लोप को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप का फायदा बहुत है, ठीक है। स्लोप का फायदा बहुत ज्यादा इस वजह से है कि स्लोप हमें क्वांटिटी के बारे में बताती है कि ये लाइन किस को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं कह देता हूं कि ये है मेरे पास वीटी ग्राफ, ये है एस टी ग्राफ, ये है मेरे पास एफ टी ग्राफ और ये है मेरे पास आई वी ग्राफ, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इनकी स्लोप्स हैं, ये किसी भी तरीके की स्लोप्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम सिर्फ स्लोप को पढ़ रहे हैं कि स्लोप क्या है। मैं कहता हूं जी कि पहले ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। तो स्लोप क्या होती है, y डिवाइडेड बाय x। इसकी क्या हो गई y डिवाइडेड बाय x, इसकी क्या हो गई y डिवाइडेड बाय x, और इसकी भी क्या हो गई y डिवाइडेड बाय x। इसमें v बाई टी है तो v बाई टी किसके इक्वल बनता है, एक्सेलरेशन के। इसमें s बाई टी है तो s बाई टी किसके इक्वल बनता है, वेलोसिटी के। इसमें f बाई टी है तो f बाई टी, सॉरी ये मैंने यहां पर वर्क लिखना था, ये डब्ल्यू टी ग्राफ है, तो डब्ल्यू बाई टी किसके इक्वल होता है, पावर के। और यहां आई बाई वी है तो आई बाई वी होता है 1/r के या कंडक्टेंस के। तो अब अगर मैं कहूं कि इस लाइन का यहां पर क्या नाम है, तो ये लाइन वैसे स्लोप कहलाती है ना, लेकिन यहां पर स्लोप का नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस लाइन का नाम वेलोसिटी हो जाएगा, इस लाइन का नाम पावर हो जाएगा, और इस लाइन का नाम कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप क्या बताती है हमें, स्लोप ये बताती है कि कौन सी क्वांटिटी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, जैसा कि अभी हमने देख लिया। तो अगर मैं सिंपली आप लोगों से पूछ लूं कि आईवी ग्राफ की स्लोप क्या शो कर रही है, तो आईवी ग्राफ की स्लोप क्या शो कर रही है, कंडक्टेंस शो कर रही है। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या शो कर रही है, तो वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन शो कर रही है, ठीक है। तो सो ऑन, इसी तरह आगे जाते रहे, कोई भी ग्राफ आया उसमें आप y बाय एक्स करें, उसकी जो क्वांटिटी बनती है वो आपको क्या शो कर रही होगी, वो क्वांटिटी शो कर रही होगी, ठीक है। आगे जाते हैं स्लोप की टाइप्स पे, कि टाइप्स ऑफ स्लोप आपके पास कौन कौन सी होती हैं। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उस पे, जिसे कहते हैं ना, बगैर गौर फिक्र के यकीन करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस चीज में गौर फिक्र करने लग गए तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप लोग सवाल गलत करके आएंगे। जिस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर टोटली बगैर सोचे समझे यकीन करें और इंशाल्लाह आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। 3 किस्म की स्लोप्स होती हैं हमारे पास। एक होती है यूनिफॉर्म स्लोप्स, दूसरी होती है इंक्रीजिंग स्लोप्स, और तीसरी होती हैं डिक्रीजिंग स्लोप्स। अब इस तरह है स्टूडेंट्स कि अगर स्लोप की शेप इस तरह की हो, इस तरह की हो या इस तरह की हो, तो वो है यूनिफॉर्म स्लोप्स। अगर स्लोप की पिक्चर ऐसी हो या ऐसी हो तो वो है इंक्रीजिंग स्लोप्स। और अगर स्लोप की पिक्चर ऐसे हो या ऐसे हो तो वो है डिक्रीजिंग स्लोप्स। अब यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। पहला ग्राफ है आपके पास,
लेट्स से ये ग्राफ है एस टी का है और ये एक ऐसी सी स्लोप है, तो स्लोप का नाम क्या होगा? स्लोप है जी एस बाई टी, एस बाई टी होता है वेलोसिटी। तो स्लोप का नाम तो हमें पता चल गया वेलोसिटी। अब हम शेप देखेंगे कि शेप कैसी है। तो यहां पर ये ऐसी शेप है और ये शेप किस में आती है? यूनिफॉर्म में। तो मैं लिख दूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अपेरेंटली ये देखने में लग रहा है कि इंक्रीजिंग है, लेकिन ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अगली डिस्कस कर लेते हैं कुछ वीटी कर्व को कर लेते हैं और मैं एक ऐसी सी डायग्राम बना लेता हूं। अब अगर आप स्लोप का नाम निकालें तो स्लोप है v बाई टी, वी बाई टी होता है एक्सेलरेशन। तो इतना तो हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन है। अब हमने डिसाइड करना है कि यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम देखेंगे कि किस शेप में आ रहा है। तो ये इंक्रीजिंग में आ रहा है, तो ये हो जाएगी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आखिरी कर्व की बात करें तो मैं कहता हूं कि यह है आई वी कर्व, यानी कि करंट और पोटेंशियल का कर्व, और ये कर्व इस तरह से जा रहा है। अब I बाई वी हमारे पास होती है कंडक्टेंस, तो इस स्लोप का नाम क्या हुआ? कंडक्टेंस। अब अगर मैं देखूं कि स्लोप की शेप क्या है, तो स्लोप की शेप ऐसी है, सॉरी स्लोप की शेप ऐसी है, और ये कौन सा कर्व है? ये डिक्रीजिंग कर्व है। तो मैं लिख दूंगा कि ये किस चीज का ग्राफ है? ये डिक्रीजिंग कंडक्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, अब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी कि भाई स्लोप के बेसिस पे हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम एरिया अंडर द कर्व को लेके जाएंगे। या चलें एरिया अंडर द कर्व से पहले हम इस तरह करते हैं कि ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को या डिस्टेंस टाइम कर्व्स को। अब ये जितने भी ग्राफ्स हैं स्टूडेंट्स, इन सब के वाई एक्सिस पे प्लॉट हुआ है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और इनके एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुआ है टाइम। ठीक है, इसको मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, कर्व्स की शेप कुछ इस तरह से है हमारे पास कि ये कर्व इस तरह है, अच्छा। अब अगर हम पहले ग्राफ को देखें तो पहले ग्राफ में लाइन स्ट्रेट है और लाइन शो क्या कर रही है? लाइन हमें शो कर रही है वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ये सारे डिस्टेंस टाइम कर्व हैं। अच्छा, यहां पे मैं अगेन मेंशन कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स है। सबसे पहले ग्राफ की बात की जाए तो लाइन क्या है? यूनिफॉर्म है, तो आपने यहां पर लिख दिया यूनिफॉर्म। और स्लोप शो क्या कर रही है? स्लोप शो कर रही है वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व हो गया। अब दूसरा क्या है? डिक्रीजिंग है, तो आपने क्या लिख दिया? डिक्रीजिंग। आगे स्लोप क्या शो कर रही है? वेलोसिटी, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो गई। उससे अगला कर्व क्या शो कर रहा है? इंक्रीजिंग, तो आपने लिख दिया इंक्रीजिंग। और कर्व क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई। अब ये नीचे वाले तीन जो कर्व हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जो है ये यूनिफॉर्म का है, लेकिन इसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि ये जीरो का भी कर्व होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो भी एक यूनिफॉर्म वैल्यू है ना, जीरो चेंज नहीं हो रहा तो जीरो है। तो अगर कभी इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है जीरो वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि देखें डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज ना कर रहा हो, टाइम इंक्रीज कर रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? जीरो हुई। अब ये जो कर्व है इसमें आप देखें टाइम नहीं इंक्रीज कर रहा लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये
इनफाइनाइट वेलोसिटी का कर्व है, ठीक है। तो ये है इनफाइनाइट वेलोसिटी का, और अगेन ये जो है ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म और अगेन वेलोसिटी। अब ये ग्राफ मैंने एंड में इसलिए रखा था कि यहां पर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। तो अब कुछ बच्चों का सवाल होना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे कम हो रही है, एक बॉडी अपना डिस्प्लेसमेंट कम कैसे कर रही है। तो इसका यह आंसर है कि एक बॉडी गई है पहले इस डायरेक्शन में और अब वो आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जाने वाली डिस्प्लेसमेंट माइनस आने वाली डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो ये ग्राफ यहां से ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा, अब इस तरह है कि इन ग्राफ से मजीद सवाल भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये किस किस चीज का ग्राफ है। इन ग्राफ्स में से ऐसा सवाल भी आ सकता है कि लेट से सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन से ग्राफ की एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ठीक है। तो अब इसका क्या आंसर होगा, देखें जिस जिस ग्राफ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो इस ग्राफ की एक्सेलरेशन 0 है, इस ग्राफ की एक्सेलरेशन 0 है और इस ग्राफ की एक्सेलरेशन 0 है। अगला सवाल यह हो सकता है कि किस किस ग्राफ के पास एक्सेलरेशन है। तो इसके पास एक्सेलरेशन है क्योंकि इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इसके पास भी एक्सेलरेशन है, तो ये हो गए एक्सेलरेशन वाले ग्राफ। ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से किस ग्राफ के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होती है जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो सिर्फ ये वाला ग्राफ ऐसा है जिसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस ग्राफ के पास ये जो थर्ड वन है इसके पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ऐसा भी एक सवाल आ सकता है कि किस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो सेकंड ग्राफ है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन की जगह फोर्स का लफ्ज भी यूज हो सकता है कि किसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, तो जहां एक्सेलरेशन 0 है वहां फोर्स 0 है। किस पे लगने वाली फोर्स पॉजिटिव है, तो जहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वहां फोर्स पॉजिटिव है। किस पे नेगेटिव है, तो जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है वहां फोर्स नेगेटिव है। तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस टाइम कर्व से आपसे सिर्फ वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, डिस्टेंस टाइम कर्व से आपसे एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व। अच्छा, वेलोसिटी टाइम कर्व में अगेन कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें यह पता है सिर्फ कि जो स्लोप है वो हमें शो कर रही है यहां पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्लोप का नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। पहले ग्राफ की बात करें तो पहले ग्राफ यूनिफॉर्म कर्व है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा भी यूनिफॉर्म कर्व है, तो ये भी हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा जो है वो इंक्रीजिंग कर्व है, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
चौथा जो है वो है हमारे पास डिक्रीजिंग कर्व, तो इसको मैं लिख सकता हूं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर फिफ्थ ग्राफ जो है वो है इंक्रीजिंग कर्व, तो अगेन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर ये जो है ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर ये हमें पता है कि जीरो है, तो ये किसका हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखने की बात यह है कि यहां तक तो हमें समझ आ गई कि कौन सी चीज इंक्रीजिंग है, कौन सी चीज डिक्रीजिंग है। कभी कभी हमें कह दिया जाता है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है एक्सेलरेशन और कौन सी चीज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर हम पहले कर्व में देखें तो पहले कर्व में जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो रही है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो कौन सी एक्सेलरेशन हुई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये कर्व हो गया यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। दूसरे में अगर हम देखें तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वो हो गई यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। थर्ड में देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फोर्थ में मैं कह सकता हूं डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिफ्थ में अब मैं कह सकता हूं इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इंक्रीजिंग डीसेलरेशन। फिर अगला डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग डीसेलरेशन, फिर जीरो एक्सेलरेशन और फिर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। अच्छा, अगेन इनमें से कौन कौन से कर्व्स के बारे में सवाल आ सकते हैं। डिफरेंट देन एक्सेलरेशन, ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से किन कर्व्स के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसमें से टोटल एक कर्व है जिसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वो है ये वाला कर्व। इसके पास सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। सेकंड सवाल यह पूछा जा सकता है कि किन किन ग्राफ्स के पास यूनिफॉर्म फोर्स है। तो इसके पास यूनिफॉर्म फोर्स है और इसके पास यूनिफॉर्म फोर्स है। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म करने के लिए फोर्स का क्या होना जरूरी है, यूनिफॉर्म होना जरूरी है। अगला सवाल यह कर लिया जाता है कि किसकी यूनिफॉर्मली वेरिएबल वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली वेरिएबल है, सिमिलरली इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली वेरिएबल है। बाकी ये जो फोर ग्राफ्स हैं इनकी वेलोसिटीज वेरिएबली वेरिएबल है, और इनकी फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि सवाल सिर्फ एक्सेल वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन का है। यहां पे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सवाल भी बनाया, यूनिफॉर्म फोर्स का भी बनाया, यूनिफॉर्मली वेरिएबल वेलोसिटी का भी बनाया, वेरिएबली वेरिएबल वेलोसिटी का भी बनाया। तो डिफरेंट सवाल इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट, कि एरिया अंडर कर्व के सवाल कैसे आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एरिया अंडर द कर्व काफी देर पहले पढ़ा था, तो उसको डिस्कस भी कर लेते हैं एक बार कि एरिया अंडर द कर्व क्या है। तो एरिया अंडर द कर्व यहां पर आ जाता है कि अगर ये कर्व है तो कर्व ने जो अपने अंडर एरिया रखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ। और एरिया अंडर ग्राफ इक्वल होता है x इंटू वाई के। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो है x इंटू वाई। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में
आ जाता है हमारे पास वीटी ग्राफ को देख लेते हैं, इसके अलावा एफडी ग्राफ को देख लेते हैं, इसके अलावा आईवी ग्राफ को देख लेते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व देखते हैं कि किसका कितना है। अच्छा, फर्स्ट ग्राफ की बात करें तो एरिया अंडर द कर्व इसका बन जाता है x इंटू वाई तो v इंटू टी। इसका देखें तो बन जाता है f इंटू डी, और इसका देखें तो बन जाता है i इंटू वी। अब v इंटू टी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, f इंटू डी होता है हमारे पास वर्क, और i इंटू वी होता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो सिंपली जब हम x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट ग्राफ में यही चीज डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, सेकंड में जो है वो वर्क डन है, थर्ड में जो है वो पावर है। ठीक है, तो ये है एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट। अब एरिया अंडर द कर्व के कॉन्सेप्ट से हम एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके पास इनकी टेस्ट में 3 किस्म के एरिया अंडर द कर्व आएंगे। एक आएगा आप लोगों के पास ट्रायंगल शेप, एक आएगा स्क्वायर या रेक्टेंगल, और तीसरा आएगा इस तरह से एक रोम्बॉइड या ट्रेपीजियम की शक्ल आएगी आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो इन तीनों के लिए आपने सेपरेट फॉर्मूलास यूज करने हैं। ठीक है, आगे हम एग्जांपल से देख भी लेंगे डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम कर्व में। जो फर्स्ट ग्राफ है उसका एरिया आपने कैसे फाइंड करना है, उसका आपने फाइंड करना है हाफ बेस इंटू हाइट से। सेकंड का जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है बेस इंटू हाइट से, और थर्ड का जो एरिया है वो आपने फाइंड करना है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट से। ठीक है, अब सवाल कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि दो सवाल कर लेते हैं, बल्कि हमें एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह का। अच्छा, और कहा हुआ है कि इसका ये वीटी ग्राफ है, और कहा हुआ है कि इस बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करें। अब डिस्टेंस का हमें पता है कि वीटी ग्राफ में किस तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कि वो होती है v इंटू टी। तो यानी कि ये एरिया अंडर द कर्व है। अब एरिया अंडर द कर्व अगर ट्राइंगल हो तो मैंने क्या सिखाया, किस तरह से सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है हमारे पास 10 और हाइट है 5, तो ये हो जाएगा 25 यूनिट्स इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर यही हमारे पास इस तरह का कर्व होता कि ये कर्व होता, तो फिर हम क्या करते, हम सिंपल क्या कर देते, ये अगर स्क्वायर है तो बेस इंटू हाइट, तो इस केस में ये हो जाता एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस थी हमारे पास 10, हाइट थी 5, तो ये हो जाता 50 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आप लोगों के पास आ सकते हैं और इनको इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप कि ये जो ग्राफ है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, और काइंडली इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से